हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट एग्जाम आपका बहुत ही जल्द होने वाला है। इस एग्जाम से पहले कुछ अंतिम समय के सटीक क्लासेस आपको देने वाले हैं, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में निश्चित तौर पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अंतिम प्रयास है, लगातार क्लासेस को देखिए, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिएगा और देखिए कितने क्वेश्चन आपको सही होते हैं, कितने क्वेश्चन आपको देखने में टफ लगते हैं। तो इस क्लास को एंड तक देखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिए और लगातार हमारी इन क्लासेस को जरूर देखते रहिएगा। कल हमने आपको पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस दिए थे, आज एक बार फिर से हम लोग आपके लिए लेकर आए संस्कृत के सटीक क्वेश्चंस। क्लास को जरूर देखिएगा, पूरी सटीक प्रश्नोत्तरी है, व्याख्या के साथ एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अभवा पद में लकार व वचन आपको बताना है। तो आपके सामने पद दिया गया अभवा, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस धातु का पद है। ये आपको धातु रूप दिए गए हैं। धातु रूप की बहुत ही स्पेशल क्लास आपको पहले भी दे चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, ये आपका भू धातु होता है। क्या होता है? भू धातु। कहीं कहीं भव धातु भी दी रहती है। उस धातु का लंग लकार का रूप है। लंग लकार यानी कि हमने आपको बताया था आप पहले लग जाता है, तो वहां पर आपका भूतकाल की बात हो जाती है। भूतकाल को संस्कृत में लंग लकार के रूप में याद किया जाता है। और अभवा जो पद आपका दिया जाता है वो आपका मध्यम पुरुष एक वचन के अंतर्गत आता है। जैसे अपठः इस रूप में आता है तो वही अभवा दिया गया है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर दिया गया, विद्वौषधम किस कवि के लिए प्रयुक्त प्रसिद्ध है? विद्वौषधम को सबसे पहले आप लोग हिंदी में समझिएगा। विद्व यानी कि विद्वान, औषधि यानी कि औषधि, दवा। विद्वानों की औषधि किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, विद्वानों की औषधि के रूप में जो हम लोग जानते हैं वो नैषधीय चरितम है। रचना का नाम है दोस्तों नैषधीय चरितम। और नैषधीय चरितम जो रचना है, इसके रचनाकार का नाम आप लोगों को पता होगा, तो ये आपका श्रीहर्ष हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्वानों की औषधि के रूप में श्रीहर्ष को जाना जाता है। इनकी रचना का नाम है नैषधीय चरितम, जो विद्वानों की औषधि कहलाती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिएगा, सठ षष्ठी संख्या को हिंदी में क्या कहते हैं? सठ षष्ठी बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बार बार बताते हैं, फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि आपको इन दोनों को अलग अलग कर लेना है। आपको खुद से पता लग जाएगा, बिना लिखे पता लग जाएगा क्या है। सठ माने होता है 6, षष्ठी 60 हो गया, तो ये सठ षष्ठी यानी कि 60 + 6 कितना हो गया? 66 हो गया। 66 हो गया। यही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस को समझना है और क्लास में एंड तक बने रहना है। अगला क्वेश्चन दिएगा, पठन में प्रकृति और प्रत्यय आप लोगों को बताना है। फिर से आपको बता दें, प्रकृति जो आगे का पद आपका होता है, प्रत्यय में जो हम पद जोड़ते हैं, प्रत्यय आपके जो किसी पद के अंत में जोड़े जाते हैं उनको कहते हैं। और जो हमारा मुख्य पद होता है उसे प्रकृति यहां पर कहा गया है। और ये धातु रूप के रूप में भी जाना जाता है। तो सीधे सीधे सबको पता है पट धातु है, यानी कि प्रकृति हमारी पट हो गई। अब चूंकि अंत में क्या लगा? ना लगा हुआ है, तो ना हमने आपको बताया था किस में लगता है? श्रत प्रत्यय जो हमारा होता है उसमें अंत में ना लग जाता है। तो पट प्लस श्रत ये आपका प्रकृति होगी, श्रत आपका प्रत्यय हो गया। बी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझते रहिए और याद करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। यहां पर दिया गया, त्वम पत्रम पठसि का वाच्य परिवर्तन कीजिए। वाच्य परिवर्तन से 100% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमने आपको पहले भी बताया था, यते लगा हुआ सबसे पहले तो आपको जो आपकी धातु रूप दिया रहेगा उसमें यते लगा हुआ देखना है। और उसके बाद आपको शुरू में आना, चूंकि जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं इसके लिए आपको शब्द रूप धातु रूप दोनों ही आने बहुत ही जरूरी हैं। शब्द रूप ज़्यादा जरूरी होते हैं आने, क्योंकि धातु में मोस्टली आपको यते ही देखने को मिलता है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और यहाँ पर आपका सही ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया त्वया पत्रम पठ्यते। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया, ऋ ली वर्ण
योर्मिथ सावर्ण वाच्यम से किसकी सवर्णता बताई गई है। ये आपका सूत्र दिया गया। संस्कृत में हमने आपको पहले भी बहुत से सूत्र बताए हैं अलग अलग चीज़ों को वर्णन करने वाले। उसमें आपके प्रत्याहार हो गए, महेश्वर सूत्र हो गए, उन्हीं से संबंधित या आपका वाच्य से संबंधित एक सूत्र दिया गया है। और यहाँ पर आपको बताना इसमें किस वर्ण का वर्णन किया गया। सावर्णता का मतलब कौन से वर्ण के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का वो डी है, रिर और री। सीधे ही आपको समझ में आ रहा होगा रिर और री ये दो दिए गए, बाकी तो आपको गलत दिख रहे होंगे पहले से ही। तो यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। बाकी संस्कृत जितनी आपको टफ लगती है उतनी टफ होती नहीं है। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया इचु यसा नाम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इचु यसा नाम ये आपको बता दें जो हमारे उच्चारण स्थान होते हैं उससे संबंधित सूत्र दिया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना इचु यसा नाम। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन है। चा वर्ण के अंतर्गत याद करिए हमने आपको कौन सा उच्चारण स्थान बताया था, तो तालु बताया था। ई में भी तालु होता है। तो यहाँ पर आपका इचु यसा नाम तालु। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन पर। अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। अंतस्थ वर्णों के अंतर्गत जब अभ्यंतर प्रयत्न की बात की जाती है, और प्रयत्न के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि जो प्रकार होते हैं उनके अंतर्गत अलग अलग प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण आपको सभी को याद हो गए होंगे। आपके अंतस्थ वर्ण या रा लावा ये 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं। और जब इनके अंतर्गत अभ्यंतर प्रयत्न की बात की जाती है तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इष्यत स्पृष्ट ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समझते रहिए एक एक चीज को और याद करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समय की कमी है और जितना आप लोग डीपली पढ़ेंगे उतना ही अधिक समय और दिमाग लगाना पड़ेगा। इस वजह से जो थोड़े टफ क्वेश्चन है उनके सीधे सीधे आंसर याद करते रहिए। हो सकता है सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन है संधि कहाँ कहाँ नित्य मानी जाती है। संधि इनमें से किसमें नित्य मानी जाती है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और यहां पर एक पद में भी होती है, धातु उपसर्ग में भी और समास में भी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन यहां पर आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन पर। मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा। मनीषा पद आपके सामने दिया गया है, इसका संधि विच्छेद आपको बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए तरीके का क्वेश्चन, इस वजह से काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग संधि की बात करें तो यहां पर आपकी व्यंजन संधि आ जाती है, कहीं कहीं आगम संधि भी लगा हुआ मिलता है। तो ये प्रकार के अंतर्गत आ जाता। मुख्य रूप से व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि का यहां पर आपको एक ही उदाहरण दिख रहा होगा, वो है आपका बी नंबर ऑप्शन मनस प्लस ईसा। तो इससे हमारा पद बन जाएगा मनीषा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। प्रग्रह संज्ञक हैं, इनमें से आपको बताना कौन सा प्रग्रह संज्ञक वर्ण दिया गया है। देखिए जल्दी से 11 नंबर क्वेश्चन। सही ऑप्शन यहां पर आपका क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। देखिए जल्दी से हरि गंगे विष्णु ये तीनों ही आपके प्रग्रह संज्ञक वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। 12 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ चुके हैं और यहां पर दिया गया संबोधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा संस्कृत में जो हमारे मुख्य रूप से कारक होते हैं वो 6 माने जाते हैं, लेकिन विभक्तियां आपकी पूरी होती हैं। तो संबोधन में जो हम विभक्ति प्रयोग करते हैं वो कौन सी विभक्ति होती है। आपको याद होगा हमने जब आपको शब्द रूप बताए थे, हालांकि अलग से कोई स्पेशल क्लास उसके लिए नहीं दे पाए, तो हमने आपको बताया था जब भी संबोधन वाले रूप आपसे पूछे जाए, जो शब्द रूप आ जाए, तो उसमें आपको प्रथमा के रूप याद कर लेने। मोस्टली आपको प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग देखने को मिलता है किसमें, संबोधन के अंतर्गत। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। तिलेसु तैलम वाक्य में तिलेसु पद में प्रयुक्त विभक्ति आपको बतानी है। तिलेसु तैलम, इसमें आपको तिलेसु में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया, शब्द रूप दिया गया है और यहां पर आपको याद रखना है सु आ गया। तो इसमें आपको कहां पहुंच जाना है, सीधे सीधे आपको सप्तमी विभक्ति पर पहुंच जाना है। सु जब आपका लग जाता है वहां पर आपकी सप्तमी विभक्ति प्रयोग में लाई जाती है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया गंगा हिमालय से निकलती है।
क्या दिया गया, गंगा हिमालय से निकलती है। तो इसका आपको वाक्य परिवर्तन करना है, यानी कि संस्कृत में अनुवाद कर देना है। तो ये चीज़ आप लोगों को तभी आएगी जब आपको पूरे अच्छे तरीके से विभक्ति, शब्द रूप, धातु रूप तीनों चीज़ें आती होंगी, तभी इसको परिवर्तित कर पाएंगे। तो यहाँ पर सीधे सीधे अगर हम लोग आंसर की ओर बढ़ें तो आपको पता लग जाएगा, यहाँ पर सही आंसर ए नंबर ऑप्शन दिया गया, गंगा हिमालयात निर्गच्छति। बहुत बढ़िया, सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका दिया गया। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। श्रत प्रत्यय किस काल का बोधक होता है? श्रत प्रत्यय की अगर हम लोग बात करें तो वो आपका किस काल का बोध कराने वाला होता है? वर्तमान काल, भूतकाल या फिर भविष्य काल? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन। बहुत बढ़िया, वर्तमान काल के लिए हम लोग श्रत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जिसमें ना अंत में लगा दिया जाता है। जिससे पठन आपको ऊपर आया था उसमें श्रत प्रत्यय ही लगा हुआ था। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। यहां पर दिया गया, अहम गच्छामि का भाववाच्य में परिवर्तन होने पर क्या पद बनेगा? अहम गच्छामि किस में परिवर्तित कर रहे हैं हम लोग? भाववाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं। तो यहां पर जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए जल्दी से, हमने क्या बताया, यते जरूर देख लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में आपके दो दिए गए हैं, एक तो ये, एक ये, दो में यते दिया गया। अब अहम दिया गया, तो जब हम भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो आगे का पद होगा उसमें भी तो परिवर्तन होगा, यानी कि डी नंबर कट गया आपका, सीधे सीधे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मया गम्यते, ये इसका भाववाच्य में परिवर्तन हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। पठनीय पद में धातु और प्रत्यय बताना। देखिए धातु आ जाए, प्रकृति आ जाए, दोनों सेम चीजें होती हैं। फिर से आपको बता दे रहे हैं। तो पठनीय पद दिया गया, इसमें आपको बताना कौन सी धातु है। तो धातु तो सीधे सीधे आपको दिख गई होगी, पठ धातु है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं प्रत्यय की, तो यहां पर आपका अनियर प्रत्यय है। नियम लिखा हो तो समझ लीजिएगा वहां पर कौन सा प्रत्यय, अनियर प्रत्यय ही मोस्टली वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और पिछले अगर 2016-17 के आसपास देखें, अनियर प्रत्यय से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जरूर देख लीजिएगा, और सबसे इजी भी यही वाला प्रत्यय होता है। 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया, चटका में स्त्री प्रत्यय है। चटका में क्या प्रत्यय लगेगा? स्त्री प्रत्यय आपके सामने दिए गए हैं, और यहां पर आपको सीधे सीधे उसका नाम बता देना है, कौन सा सही हो जाएगा। चटका, तो चटका में आपका सही ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। टाप प्रत्यय यहां पर प्रयोग किया जाएगा, जो कि स्त्री प्रत्यय के रूप में जाना जाता है। डीप, डीश, टाप, चाप, ये सब आपके स्त्री प्रत्यय के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। अलग अलग वर्णों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। किसी ने कमेंट में पूछा था, तो आपको बता दें, ये अलग अलग वर्णों के साथ अलग अलग सूत्रों के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। किसी में ई की मात्रा लगती है, किसी में आ की मात्रा लगती है, लेकिन क्या कर देते हैं, पद को स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए पहुंचते हैं हम लोग अगले 19 नंबर क्वेश्चन पर। स्था धातु के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? लट लकार, लट लकार किसमें होता है आपका? वर्तमान काल में होता है। उत्तम पुरुष की बात हो रही है और एक वचन की बात हो रही है। तो देखिए जल्दी से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। देख लीजिएगा, उत्तम पुरुष एक वचन, यानी कि पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा, हमें किससे मतलब है? पठामी से। यानी कि यहाँ पर सही ऑप्शन आपका दिया गया है डी नंबर ऑप्शन, तिष्ठामी। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का, तिष्ठामी हो जाएगा। स्था धातु के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं, और ये आपका इसमें उत्तम पुरुष एक वचन में प्रयोग किया जाएगा वर्तमान काल के लिए। चलिए पहुँचते हैं हम लोग अगले 20 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया, रमायाम, रमा प्रातिपदिक के किस विभक्ति व वचन के रूप में प्रयोग किया जाएगा? यानी कि रमा धातु में रमायाम कहाँ पर आता है, ये आप लोगों को बताना है। विभक्ति और वचन सीधे सीधे बता देना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा जल्दी से। रमा धातु के अंतर्गत आ जाएगा आपका। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए 20 नंबर क्वेश्चन का। जो सही ऑप्शन हो जाएगा, रमायाम पद जो आपका आता है वो आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन के अंतर्गत आ जाएगा। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्त्रीलिंग के पद के अंतर्गत आपका ये रमा पद के रूप आ जाते हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए देखते रहिए और एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझते रहिएगा। इसके पहले भी
आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस कराए हैं। यूपी टेट 2021 की सटीक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से क्लासेस को जरूर देखते रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि ऊपर आई बटन है, यहां पर जाकर के आप जो हमारी महा रिवीजन की क्लास आई थी उसको एक बार जरूर एग्जाम से पहले सभी लोग देख लीजिएगा। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लासेस सब कुछ कवर किया गया, जितनी भी चीज़ें आपको कम से कम समय में बताई जा सकती थी और अंतिम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने में मदद कर सकती थी, तो उस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिएगा, शुद्ध वाक्य है, इनमें से शुद्ध वाक्य आप लोगों को चूज करना है। यह भी आप लोगों को तभी आता होगा जब पूरे अच्छे से संस्कृत पढ़ी हुई होगी। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमको समझना है। सही ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन, अहम ग्रहम अगच्छम, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर किसकी बात की गई? आपका भूतकाल की बात की गई है, भूतकाल यानी कि लंग लकार की बात की गई, तो ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। कि ये देखिए सब में मोस्टली आपके जो सब धातु रूप हैं उनकी ही गलती देखने को मिल रही है। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। मम ग्रामम परितः वृक्षः, हिंदी में अनुवाद करिए। परितः का अर्थ अगर आप लोगों को पता होगा तो तुरंत आप लोग इसका सही आंसर कर देंगे और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर परितः का मतलब क्या होता है? चारों ओर, मेरे गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, पेड़ हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभितः, परितः, ये सब चीज़ें आपके अव्यय पद के अंतर्गत आती हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जरूर इनके अर्थ आप लोगों को आने चाहिए। शब्दार्थ की हम लगभग 3-4 क्लासेस पहले भी दे चुके हैं, जिसमें आपके संस्कृत के शब्दार्थ बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाए गए थे। सुपर टेट की भी बहुत ही सटीक क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। लूता का हिंदी अर्थ क्या होता है? लूता किसको कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, 23 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा देख लीजिएगा जल्दी से। लूता किसको कहा जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, मकड़ी को कहा जाता है लूता। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लघुत्रयी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। अगर हम लोग संस्कृत के जो ग्रंथों की बात करते हैं तो उसमें आपके बृहदत्रयी होते हैं और लघुत्रयी होते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर लघुत्रयी की। तो लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आ जाते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन जो है सीधे सीधे आपको पता होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ये तीनों ही रचनाएं जो हैं कालिदास जी की रचनाएं, इन तीनों को लघुत्रयी के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रचनाकार का नाम भी याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बृहदत्रयी के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती हैं वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताते रहना है, समझते रहना है। आपके कमेंट्स आते रहते हैं तो क्लासेस को करने में और अच्छा लगता है। दिया गया वर रुचि किसे कहते हैं? वर रुचि किसका नाम है बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा देखिए जल्दी से। वर रुचि किसको कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे सामने ऑप्शंस दिए गए उसमें ऑप्शन में गलती हो गई है, देख लेते हैं दोबारा से। तो दोस्तों कात्यायन को कहा जाता है, डी नंबर ऑप्शन हम लोग करेक्ट कर देंगे। वर रुचि के रूप में कात्यायन को जाना जाता है, याद कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, आज का अंतिम क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस क्लासेस अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, समझ में आ रही हूँ तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। महेश्वर सूत्रों की प्राप्ति किसको थी? महेश्वर सूत्रों के बारे में किसने वर्णन किया था? देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए और समझिए। महेश्वर सूत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके बारे में आपको पता होगा। अष्टाध्यायी के बारे में आपको पता होगा, अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है, इन्होंने ही महेश्वर सूत्रों के बारे में जानकारी दी थी, इनकी ही बुक में इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। अष्टाध्यायी रचना है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज के सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और लगातार क्लासेस को देखते रहिए और सटीक तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।